वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग आज एक शानदार प्रैक्टिस सेट, आज से एक सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शानदार प्रैक्टिस सेट का, जो कि आपका पूरे लेंथ का होगा। 150 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन के साथ हम लोग शानदार प्रैक्टिस आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा इसे रेगुलर रखना है या नहीं रखना है। ये रजनीश सर की प्रैक्टिस बुक है, जिसे कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, डॉक्टर रजनीश कुमार की। ये स्पेशल बीपीएससी वालों के लिए है। बीपीएससी सामान्य अध्ययन मॉडल प्रैक्टिस सेट है। केवल आपका ये प्रैक्टिस सेट बीपीएससी 67th जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, पीटी एग्जाम होने वाली है, उसी के लिए है। उसके साथ तो उसके जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मैं ये छोटा सा कोशिश कर रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। क्योंकि परीक्षा की अवधारणा को समझना, पैटर्न को समझना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, आप बोल सकते हैं सेट नंबर 1 है। इसके बाद ये रेगुलर 15 सेट हम लोग करेंगे, इसको 15 दिन में 15 सेट। तो आप लोग कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो हमारा मनोबल बनेगा कि मैं जल्द से जल्द दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट भी लाऊं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए या ना चाहिए। ये पहला है, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का एक्सप्लेनेशन करूंगा कि क्या है नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग। तो फर्स्ट, इसमें एक खासियत क्या है कि हर टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग फर्स्ट में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से करंट अफेयर का स्टार्ट हुआ है। करंट अफेयर आपका देख लीजिए कितना क्वेश्चन है इसमें। करंट अफेयर का लगभग 25 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें भूगोल यानी ज्योग्राफी को 26 से लेके आपका 42 तक आपका करंट अफेयर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल को। बिहार स्पेशल में हम लोग 43 से लेकर आपका 66 तक, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री को एवं संस्कृति को। ये आपका लगभग, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारा टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस होगा, ये नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटेगा। इसलिए हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। इसके बाद हमारा साइंस का है। साइंस का मैथ को हम इसमें बना नहीं पाएंगे, ठीक है। मैथ को आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन देख के। इसके बाद इकोनॉमिक्स है, फिर आपका जाके हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया यहाँ पे। फिर विविध से जो क्वेश्चन आते हैं वो हैं विविध से क्वेश्चन। तो मतलब जिस तरह से पैटर्न आपके एग्जामिनेशन में आता है, फुल उसी पैटर्न पे हम लोग 150 क्वेश्चंस को देखेंगे। शानदार प्रैक्टिस करेंगे। कॉपी कलम लेके बैठे, देखिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं तो कम से कम प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए। इससे भी कुछ क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को अवश्य मिलेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं नए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। आज से धमाकेदार एक आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने जा रहा है। तो चूंकि मैं बीच बीच में स्थिर हो जाता हूं, आप लोग का कमेंट आना बंद हो जाता है, वीडियो पे लाइक आना बंद हो जाता है, और व्यू भी कम हो जाता है। जो व्यू कम होने के बाद मेरी भी जो है इच्छा नहीं होती है कि मैं वीडियो रेगुलर बनाऊं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि मैं जिस कोशिश से बना रहा हूं वो मेरी भी कुछ पूर्ति हो, उसकी भी, मेरी मनोकामना की भी, जो मेरी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी फायदा उठाएं। तो आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग नए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक अच्छा लगने पे जरूर करें। मैं आप लोगों से कहूंगा लाइक करें वीडियो को, तो इससे मनोबल बनती है। क्योंकि 150 क्वेश्चन को बनाने आप देखिएगा, अभी 1 से 2 घंटा रेगुलर आपके लिए मैं ला रहा हूं आप लोगों के बीच। चलिए एकदम करंट अफेयर रिसेंटली है। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर। ये हमारा पार्ट 1 है, ये हमारा सेट 1 है, सेट 1। ओके, इसके बाद सेट 2, 15 सेट हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 9 अगस्त 2021, याद कीजिएगा, 9 अगस्त 2021 को
छपे समाचार पत्र के न्यूज के अनुसार पहली बार इंसान की जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किस देश ने पेटेंट दिया है? मैंने इंसान की जगह किसको दिया है पेटेंट? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को आपने पढ़ा होगा, उसके अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किस देश ने पेटेंट दिया है? तो आपका इसका आंसर आपको बताइए, आप अपने देखिए यहां दिया हुआ है ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप भी करें, तेजी से करना होगा क्योंकि 150 क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में फ्रैक्टल ज्योमेट्री पर आधारित खाद्य कंटेनर का एक पेटेंट किया गया है। किसका? तो खाद्य कंटेनर का एक पेटेंट किया गया है। खास बात क्या है इसमें कि इसका आविष्कार कोई मानव नहीं बल्कि डी है, माफ कीजिएगा, थोड़ा मेरे पास वो साधन की कमी है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है। मैं माउस से लिखता हूँ DABUS। ओके, ये DABUS नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है। यही उसका आविष्कार किया है, मानव नहीं किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक 2021, ये भी याद रखिएगा कब जारी हुआ है? 17 जून 2021 को। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी हुआ है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। तो आपको बताना है इसमें भारत का रैंक क्या है। भारत का रैंक क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? अब बताइए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 135वां। क्या है? 135वां है। और स्कोर कितना मिला है भारत को? तो वो भी देख लेंगे, 2.553। ये भी याद रखेंगे, स्कोर कितना मिला है? 2.553। ठीक है, ये स्कोर है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का रैंक 135वां है। क्लियर है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक 2021 में कितना है? 135वां है। 135वां है। क्लियर है? और स्कोर कितना लिया है? तो 2.553। वैश्विक शांति सूचकांक 135, स्कोर कितना है इंडिया का? 2.553। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में 2021 में प्रथम रैंक किस देश ने प्राप्त किया है? शांति में प्रथम रैंक आइसलैंड। किसने किया है? आइसलैंड ने। ठीक है, शांति सूचकांक ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी हुआ है वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें भारत का 135वां स्थान है। स्कोर है 2.553 और इसमें आइसलैंड है आपका प्रथम स्थान पे। आइसलैंड है, फर्स्ट रैंक है आइसलैंड का, और दूसरे स्थान पे आपका न्यूजीलैंड है। ये आपका सेकेंड पोजीशन पे है। फर्स्ट सेकेंड समझ गए, काम खत्म है, ज्यादा बुझना नहीं है। चलिए चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। वह प्रथम देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाया है। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर
प्रतिबंध लगाया है, वो प्रथम देश कौन है जो मई 2021 में सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऐसा करने वाला प्रथम देश आपका चीन है। कौन है? चीन है। ठीक है, तो आपका 4 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5वें नंबर पे। देश का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कितना वाट का? तो 100 मेगावाट कहां पे स्थापित किया गया है? तो क्या होगा आंसर इसका? तेलंगाना में हुआ है। रामागुंडम, रामागुंडम तेलंगाना। कहां? रामागुंडम तेलंगाना। कहां? रामागुंडम तेलंगाना में हुआ है। देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर परियोजना किसके द्वारा? तो एनटीपीसी के द्वारा। एनटीपीसी किसके द्वारा? एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी के द्वारा, याद रखिएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा ये सौर ऊर्जा परियोजना का कमीशन की जाएगी। ठीक है, तो देश का ये सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर परियोजना है जो कहां पे? तो 5 का आपका आंसर हो गया बी। कहां पे? तो रामागुंडम तेलंगाना में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र 100 मेगावाट का। ठीक है, 100। ठीक है, कहां पे? रामागुंडम तेलंगाना। किसके द्वारा बनवाया जाएगा, कमीशन किया जाएगा? तो एनटीपीसी के द्वारा। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर रहे होंगे तो एनटीपीसी के द्वारा बनवाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, चेक करना हो तो आप नेट पे चेक कर लीजिएगा आंसर को। ठीक है, एक्चुअल में ये परफेक्ट आंसर है। 6 नंबर में देखते हैं हम, दुनिया का प्रथम सीप टनल का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? सीप टनल, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीप टनल का नॉर्वे में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? सीप टनल का जो निर्माण है वो कहां किया जा रहा है? नॉर्वे में किया जा रहा है। तो दुनिया का प्रथम सीप टनल का निर्माण किस देश में किया जा रहा है जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो नॉर्वे में किया जाएगा। नॉर्वे के एस्टेड हावेट प्रायद्वीप के पहाड़ों के नीचे यह टनल बनेगा। इसका निर्माण कार्य 2022 से शुरू होगा। इसका निर्माण कार्य 2022 से शुरू होगा। ठीक है, नॉर्वे के एस्टेड हाइवेट प्रायद्वीप के पहाड़ों के नीचे यह टनल बनेगा और इसका निर्माण कार्य 2022 से शुरू होगा। तो आपका आंसर हो गया डी, नॉर्वे। ठीक है, दुनिया का प्रथम सीप टनल का निर्माण, दुनिया का प्रथम सीप टनल का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो नॉर्वे में किया जाएगा। किस देश में किया जाएगा? नॉर्वे में किया जाएगा। कब तक पूरा होगा? तो 2022 तक पूरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देश का प्रथम लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में। देश का प्रथम लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह गुजरात में किया जा रहा है लिथियम का। यह रिफाइनरी को स्थापित करने हेतु मणिकरण पावर लिमिटेड 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कौन करेगी? मणिकरण, मणिकरण, मणिकरण। ठीक है, मणिकरण प्राइवेट लिमिटेड, पावर लिमिटेड, मणिकरण पावर लिमिटेड। ठीक है, मणिकरण पावर लिमिटेड करेगी। तो क्लियर हो गया कि देश में प्रथम लिथियम रिफाइनरी कहां, तो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात में लिथियम रिफाइनरी गुजरात में, और मणिकरण पावर लिमिटेड इसको 1000 करोड़ का निवेश करेगी। ठीक है, इसमें आते हैं 8वां नंबर पे। तो 8वां नंबर क्या है? भारत का प्रथम चंदन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा चंदन संग्रहालय? भारत का प्रथम चंदन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा मैसूर कर्नाटक में। कहां किया जाएगा? मैसूर कर्नाटक में
यह संग्रहालय चंदन की खेती के महत्व को किसानों को बताएगा। यह संग्रहालय क्या करेगा? तो जो मैसूर में भारत का प्रथम चंदन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, कहाँ? तो मैसूर कर्नाटक में भारत का प्रथम चंदन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, कहाँ? मैसूर कर्नाटक में। ये क्या बताएगा कि यह बताएगा कि यह संग्रहालय क्या बताएगा? चंदन की खेती के महत्व को किसानों को बताएगा। चंदन के खेती के महत्व को किसानों को बताएगा। आइए 8वां नंबर 9वां देखते हैं अब। श्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2021 को किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुभारंभ की है? महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुभारंभ किए हैं, बताइए कमेंट करके। आप लोग बताइएगा तो मैं लाइव भी करूंगा। आप लोग बताएं कि लाइव के लिए, तो मैं लाइव भी करूंगा, ठीक है। चलिए, श्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2021 को किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुभारंभ की है? तो ये इन्होंने की है असम में। कहाँ? असम में। असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुभारंभ हुआ है। ये है क्या? इस अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी ने जोगी घोपा में, कहा? जोगी घोपा में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल और ब्रह्मपुत्र जेटीओ की नींव रखी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटल समाधान का शुभारंभ किया। नीमाटी माजुली द्वीप, उत्तर गुवाहाटी, दक्षिण गुवाहाटी और धुबरी के बीच रो पैक्स जहाज सेवा का उद्घाटन किया। रो पैक्स जहाज सेवा का भी उद्घाटन किया। तो क्लियर है, आंसर आपका सी हो गया। तो क्वेश्चन क्या है? श्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2021 को किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुभारंभ की? आप देखिएगा, जनवरी, फरवरी, जून, अगस्त सब का क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें, मार्च, मई, ठीक है। मतलब इन टोटल हम लोग 15 सेट में सारे मंथ के करंट अफेयर को भी यहाँ पे देखेंगे। ये नहीं कि केवल प्रैक्टिस सेट ही है, यहाँ पे आप क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। आपके बहुत सारे करंट यहाँ पे भी कंप्लीट होगी, इसलिए टाइम पूरा दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। वन लाइनर फॉर्म में लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। तो क्लियर है, श्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2021 को किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुभारंभ की? तो असम में। 9 का आपका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में देखते हैं। 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त किस देश को किया है? तो ये आपका देश है चीन। कौन सा है? चीन। 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। जून 2021 30 तारीख को WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। किसको? चीन को। नेक्स्ट देखते हैं 11वें नंबर में। मई 2021 में सबसे पहले किस देश ने 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को कोविड-19 महामारी टीका लगाना प्रारंभ कर दिया है? कौन सा ऐसा देश है जो सबसे पहले 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को कोविड-19 महामारी का टीका लगाना आरंभ कर दिया है मई 2021 से सबसे पहले? तो कौन सा कंट्री है बताएं? यूएसए, कनाडा, चीन, नॉर्वे। कौन सा कंट्री होगा? आपका हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा आंसर? कनाडा। आपका 11th का आंसर होगा बी। 12 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कोविड-19 महामारी का टीका मई 2021 में सबसे पहले कनाडा ने लगाना आरंभ किया है। 12 वर्ष से अधिक आयु वाले को कनाडा ने लगाना आरंभ किया है। क्लियर है, कनाडा ने लगाना आरंभ किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कहां भारत का पहला खाद्यान्न ATM स्थापित हुआ है? ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। 12 का आपका आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का प्रथम खाद्यान्न ATM
स्थापित किया गया है? तो आंसर आपका हो गया ए, गुरुग्राम हरियाणा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप स्टार मार के भी इसको आप रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। बीसीसीआई ने हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये सबको पता होगा, आपको बताइए किसे किया है? राहुल द्रविड़, नयन मोंगिया, रमेश शर्मा या रमेश पवार, या इसमें से कोई नहीं, इसमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, आप बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रमेश पवार को। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? रमेश पवार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 13 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 13 का आंसर हो जाएगा ए। तो मतलब महिला क्रिकेट टीम के कोच के रूप में रमेश पवार की नियुक्ति की घोषणा मई 2021 में की गई है। कब की गई है? मई 2021, ये भी जानिएगा, मई 2021 में घोषणा की गई है। एकदम करंट अफेयर है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ये दिया गया है डेविड डियोप को। किसको दिया गया है? डेविड डियोप को दिया गया है। आपका 14 का आंसर हो जाएगा ए। किसे दिया गया है? डेविड डियोप को दिया गया है। 14 का आपका आंसर हो गया ए। फ्रांस के ये उपन्यासकार हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के उपन्यासकार को बुकर प्राइज दिया गया है 2021 का। फ्रांस के उपन्यासकार को उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इन ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इन ब्लैक के बुकर पुरस्कार 2021 इन्हें दिया गया है। एट नाइट ऑल ब्लड इन ब्लैक, याद रखिएगा। किसके लिए दिया गया है? किस उपन्यास के लिए दिया गया है? डेविड डियोप को। डेविड डियोप को क्या दिया गया है? बुकर पुरस्कार दिया गया है। बुकर पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? एट नाइट ऑल ब्लड इन ब्लैक के लिए, ब्लैक के लिए ये पुरस्कार, इन्हें बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है। क्लियर है? किसे दिया गया है? डेविड डियोप को बुकर पुरस्कार। क्यों दिया गया था? तो मैंने बता दिया है। आगे देखते हैं 15 नंबर में। सर्वोच्च अमेरिका सैन्य द लीजन ऑफ मेरिट 2020 पुरस्कार किसे दिया गया है? द लीजन ऑफ मेरिट, द लीजन ऑफ मेरिट दिया गया है। यह पुरस्कार दिसंबर 2020 में दिया गया है। किसको दिया गया है द लीजन ऑफ मेरिट? श्री नरेंद्र मोदी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनको दिया गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। क्या दिया गया है? सर्वोच्च अमेरिका का सैन्य द लीजन ऑफ मेरिट 2020 पुरस्कार। लीजन ऑफ मेरिट समझ जाइएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। क्लियर है? चलिए, तो आपका 15 नंबर का भी आपका हो गया। ए है आंसर। दिसंबर 2020 में इनको दिया गया है लीजन ऑफ मेरिट नरेंद्र मोदी को। आइए 16 नंबर देखते हैं। किस देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहां बनाया जाएगा? देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहां बनाया जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिसलू लाहौल स्पीति। सिसलू लाहौल स्पीति हिमालय प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ए हो जाएगा आपका आंसर। 16 का आपका होगा ए। यह समुद्र तल से 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पे है। हिमाचल प्रदेश के चैनल सोलन जिले में देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है? ये हिमाचल प्रदेश है, हिमालय प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है? हिमाचल प्रदेश देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहां बनेगा? तो सिसलू हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? सिसलू हिमाचल प्रदेश। ये आपका 16 का आंसर हो गया ए। समुद्र तल से 10,000 फीट अधिक से भी अधिक ऊंचा है। हिमाचल प्रदेश के चैल सोलन जिले में देश का सबसे ऊंचा ये क्रिकेट ग्राउंड बनेगा। क्रिकेट ग्राउंड कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। चलिए, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर। विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व रक्तदाता दिवस, ब्लड डोनर दिवस कब है, डोनर दिवस कब है, डे कब है, तो ये आपका 14 जून है। कब है, 14 जून को मनाया जाता है रक्तदाता दिवस। विश्व में रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व में रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पाते हैं। 14 जून 2021 को बिहार से जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप को निर्यात किस देश को किया गया, किस देश को किया गया, तो ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम को। याद रखिएगा, यूनाइटेड, बिहार से आपका हो गया, बिहार से करेंट हो रहा है, वो याद रखेंगे, बिहार से करेंट हो रहा है। तो 14 जून 2021 को बिहार से जीआई टैग प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया, तो यूनाइटेड किंगडम को किया गया। क्लियर है, यूनाइटेड किंगडम को यह निर्यात किया गया। वर्ष 2018 में भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला था। इस आम को जो जीआई टैग मिला है, कब मिला है, 2018 में मिला है। याद रखेंगे इस चीज को भी। और ये आम कहाँ का है, तो भागलपुर का है, ये भी याद रखेंगे, भागलपुर। ठीक है, चलिए, ये आम कहाँ का है, भागलपुर का है। कब मिला है जीआई टैग उसको, 2018 में जीआई टैग मिला था। और ये कहाँ भेज रहा है अपना पहला खेप, पहला खेप यूनाइटेड किंगडम में 14 जून 2021 को बिहार से जाने का बात हुआ है, जा रहा है 14 जून 2021 से यूनाइटेड किंगडम। याद रखेंगे। वाह, ये आपका रक्त दिवस कब मनाया जाता था, विश्व रक्त दिवस, तो 14 जून को। चलिए, जून 2021 में किस देश की संसद में एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है, आर्टिफिशियल द्वीप का निर्माण करेगा, तो किस देश की संसद ने इसे मान्यता दी है, मंजूरी दी है, आपको हो जाएगा इसका, बताइए क्या होगा आंसर, आपका होगा इसका डेनमार्क। डेनमार्क की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। क्या की है, तो जून 2021 में डेनमार्क की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है। डेनमार्क हो जाएगा आपका इसका आंसर, डेनमार्क। नेक्स्ट आइए देखते हैं, 3 जून 2021 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में स्थापित इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है इंडस वेस्ट मेगा फूड का उद्घाटन कहाँ किया है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी, छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया है, छत्तीसगढ़ में मेगा फूड स्थापित किया गया है, जो इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क होगा छत्तीसगढ़ में। 3 जून 2021 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। नेक्स्ट आते हैं, 2 जून 2021 के हीडलबर्ग सीमेंट ने किस देश में वर्ष 2030 तक विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की घोषणा की है। कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट 2030 तक किस देश में लगाने की घोषणा की है, तो ये 2 जून 2021 को हिल्डनबर्ग सीमेंट ने किस देश में 2030 तक विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की घोषणा की है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आप बताएं। तो हो जाएगा ये आपका स्वीडन। कौन हो जाएगा, कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की घोषणा की है किस देश में, तो स्वीडन में। कब तक, 2030 तक। स्वीडन 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आएगी। कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट है, स्वीडन आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं 22 आपका नंबर क्वेश्चन। थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं।
अच्छे से देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन आपका 150 है। वैसे भी 2 घंटा का टाइम आपका एग्जामिनेशन में लगता है। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? आंसर आपका, ऑप्शन आपका दिया हुआ है रूस, चीन, श्रीलंका, नेपाल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन सी। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे वहां के राष्ट्रपति हैं, ने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। देश के मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आने के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। वहां क्या है, हो गया है आपातकाल, खाद्य आपातकाल की घोषणा। श्रीलंका प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे हैं वहां के, उन्होंने ही यह अनाउंस किया है। ठीक है, क्योंकि वहां के देश के मुद्रा के मूल्य मूल्य में भारी गिरावट आई है, जिस कारण से खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी बढ़ गई है, जिसके बाद मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं 23। भारत का वह पहला राज्य जिसमें न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से समझौता किया। पहला राज्य कौन है आपको बताना है इसमें। तो वो पहला राज्य है आपका बिहार। बने भारत का वह पहला राज्य कौन है? भारत का वह पहला राज्य बिहार है, जिसमें न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP से समझौता किया है। याद रखेंगे, न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बिहार का कौन है? पहला राज्य कौन है? तो आपका बिहार है। 23 का आपका ए हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। क्लियर है? 23 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान हुए लॉकडाउन में भारतीय अरबपतियों ने अपने धन में कितनी वृद्धि की? ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया है, कोविड-19 लॉकडाउन के समय में भारतीय अरबपतियों ने अपने धन में कितने वृद्धि की है? तो आपका हो जाएगा 35% वृद्धि की है। 24 का आपका हो जाएगा ए। ऑक्सफैम का एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि भारतीय अरबपति लॉकडाउन के समय में अपने धन में इजाफा किया है कितने परसेंट का? तो 35% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। IOC भारत में कहां प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है भारत में कहां पर प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी? कौन करेगी? IOC भारत में करेगी, प्रथम बार करने जा रही है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का। तो ये स्थापित कहां करेगी ये आपको बताना है। तो ये करेगी मथुरा में। कहां? मथुरा में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापना करेगी IOC, मथुरा में, यानी 25 का बी हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट 26 पे। 26 पे अब हम आए हैं, तो 26 में हम लोग को ज्योग्राफी को देखना है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखना है। चलिए, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? सबको पता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुध। क्या हो जाएगा? बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध है। सबको पता है कि बुध है। ठीक है, नेक्स्ट एक मिनट इसके बारे में बात थोड़ा सा कर लें। बुध सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। एक पहला बात ये समझ जाइएगा कि बुध सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, और इस ग्रह पर दिन काफी गर्म तथा रातें काफी शीत होती है। दिन में गर्मी होगी और रात में ठंड लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री अक्षांश का मान लगभग कितना होता है? आपको यह बताना है 1 डिग्री का मान कितना होता है। 1 डिग्री अक्षांश का मान लगभग 111 किलोमीटर होता है।
कितना होता है? लगभग 111 किलोमीटर होता है। क्लियर है? एक अक्षांश का मान लगभग 111 किलोमीटर होता है। चलिए 28 देखते हैं। एक वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक वर्ष में अधिकतम कितने ग्रह हो सकते हैं? तो एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 7 ग्रहण हो सकते हैं। 28 का आपका हो गया डी। तो क्लियर हो गया कि एक वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। 7 ग्रहण हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए अभी अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप ये समझ गए कि एक अक्षांश कितने के बराबर होता है? तो एक अक्षांश आपका होता है 111 किलोमीटर के बराबर, और एक अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर होता है का मान। एक अक्षांश का मान होता है लगभग 111 किलोमीटर। और आपने देखा कि एक वर्ष में अधिकतम कितने बार ग्रहण लग सकती है? तो एक वर्ष में अधिकतम कितने बार? न्यूनतम नहीं, अधिकतम 7 बार 7 ग्रहण लग सकते हैं। क्लियर है? आइए 29 का आप देखते हैं अब। 29 एलब्रुज ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? एलब्रुज ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो एलब्रुज ज्वालामुखी जॉर्जिया में है। कहाँ है? जॉर्जिया में है। क्लियर है? एलब्रुज ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो जॉर्जिया में है। ठीक है, नेक्स्ट मेसेता का पठार स्थित है। मेसेता का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेता का पठार स्थित है मेसेता का पठार स्पेन में। कहाँ है? स्पेन में। आंसर हो जाएगा आपका डी। 30 का आपका हो गया डी। क्लियर है? ये कहाँ है? स्पेन में आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। कहाँ है? आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं 31 देखिए। निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवाएं हैं? निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवाएं हैं? ठंडी स्थानीय हवाएं हैं आपको मिस्ट्रल। कौन है? मिस्ट्रल। मिस्ट्रल क्या है? ठंडी हवाएं हैं। मिस्ट्रल फ्रांस की ठंडी स्थानीय पवनें हैं। कहाँ की है? फ्रांस। तो क्लियर है? मिस्ट्रल फ्रांस की ठंडी स्थानीय पवनें हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 32 ग्रेट बैरियर रीफ डैश के समीप स्थित है। बताना है आपको। तो ये कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के समीप है। कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे लंबी अवरोधक प्रवाल भित्ति है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी अवरोधक प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। और क्या है? तो ये विश्व की सबसे लंबी अवरोधक प्रवाल भित्ति है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं 33 दक्षिण गंगोत्री स्थित है। कहां पे है? आप देखिए, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? अंटार्कटिका में। उत्तराखंड में मार दीजिएगा। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला शोध केंद्र है। क्या है? गंगोत्री शोध केंद्र है। ठीक है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला शोध केंद्र है। आप गंगा गंगोत्री मत समझ लीजिएगा। यह 1983 में स्थापित हुई है। कब हुआ है स्थापित? तो 1983 में। ठीक है? 1983 में स्थापित हुई है। ये दक्षिण गंगोत्री शोध क्या है? शोध केंद्र है। और ये भारत का पहला शोध केंद्र है। इसकी स्थापना 1983 में हुई है, स्थापित हुई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। बताएं आप इसमें से कौन है?
आल्पस पर्वत श्रेणी मध्य यूरोप में स्थित है। आल्पस जो है एक पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप की पर्वत श्रेणी मध्य यूरोप में स्थित है, मिडिल यूरोप में स्थित है आल्पस। नेक्स्ट आइए, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? दक्षिण अमेरिका की, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेजन नदी साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। कितनी है? 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये 0 है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, अमेजन की लंबाई है 6400 किलोमीटर। जो नील नदी अफ्रीका में है, नील नदी कहाँ है? अफ्रीका से थोड़ी कम है, नील नदी से थोड़ी कम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये दक्षिण अमेरिका की अमेजन हो गया। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। आपको लॉन्गिट्यूड केवल बताना है, कितने लॉन्गिट्यूड में बिहार अवस्थित है। 36 का आपका हो जाएगा, बताइए। 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, 84 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब। ये आपका आंसर हो गया ए। ये लॉन्गिट्यूड है, देशांतर है। ठीक है, तो क्या है? 84 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब। अब आप कैसे कहेंगे? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड होता है। ठीक है, पूरब से 88 डिग्री 17 मिनट 40 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। तो इसलिए उसको 83 को 84 पे हमने मारा है टिक, यानी 36 का आपका हो जाएगा ए। चलिए अब आते हैं 88, 84, 88 लॉन्गिट्यूड। अब आते हैं सीन नदी। सीन नदी किस नगर से होकर गुजरती है? सीन नदी किस नगर से होकर गुजरती है? 37 का आपका हो जाएगा बी। पेरिस से होकर गुजरती है सीन नदी। सीन नदी के तट पर पेरिस शहर है। सीन नदी के तट पर पेरिस शहर, रोम टाइबर नदी के तट पर लंदन, टेम्स नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, आंसर हो गया आपका बी, पेरिस से। सीन नदी पेरिस। स्वेज नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है? आप देखें, बतावें। ए, बी, सी, डी या ई, क्या होगा आप बताइए। स्वेज नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है स्वेज नहर? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये ए। स्वेज नहर जोड़ती है किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ए हो जाएगा। क्लियर है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। नेक्स्ट आते हैं, ओजोन परत ओजोन लेयर बताता है। ओजोन लेयर क्या बताता है? तो आपको बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी, डी या ई। तो ओजोन लेयर क्या बताता है? ओजोन लेयर मंडल को क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण काफी नुकसान होता है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 39 का आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत है, वो क्या है? ओजोन मंडल। आपका हो गया डी। 39 का आपका हो गया डी। आइए 40 देखते हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, जो आर्कटिक सागर के पास स्थित है। क्या हो जाएगा?
आप आंसर बताएं इसका। 40 का। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट कौन है? उत्तरी ध्रुव। आपका 40 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट है, जो आर्कटिक सागर के पास है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एस्पेरेंटो है। एस्पेरेंटो क्या है? 41 में बताना है। ए बी सी डी। एस्पेरेंटो एक आसान कृत्रिम भाषा है। एस्पेरेंटो क्या है? एक विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। ठीक है। एस्पेरेंटो क्या है? एक भाषा है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, कृत्रिम भाषा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एस्पेरेंटो क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। ठीक है, कृत्रिम भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एस्पेरेंटो एक भाषा है, कृत्रिम भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। भूमध्य सागर, आप देख लिए स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाता है या जोड़ता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? माने भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? आपको यह बताना है, ए बी सी डी। तो भूमध्य सागर कहाँ है? इटली में स्थित एस्ट्राबोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। एस्ट्राबोली, यह हो जाएगा आपका ए, माउंट एस्ट्राबोली ज्वालामुखी। तो हो गया भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं? माउंट एस्ट्राबोली ज्वालामुखी। आइए अब हम लोग बात करते हैं बिहार स्पेशल की। ठीक है, अभी हम लोग अब बिहार स्पेशल को देखेंगे। अब हम लोग 43 क्वेश्चन को देखते हैं। 43 अब हम लोग का बिहार स्पेशल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? बिहार स्पेशल आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से चलते हैं हम लोग। तो 43 में आपका क्या दिया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अगस्त 2021 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पूरे देश के किसानों के खाते में पैसा जारी किए गए, जिनमें बिहार के किसानों की संख्या क्या थी? आपको यह बताना है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 अगस्त 2021 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पूरे देश में जो किसान के खाते में पैसा जारी किए गए हैं, जिसमें बिहार के किसानों की संख्या क्या है? आपको नंबर ऑफ फार्मर्स बताना है, बिहार से संबंधित कितने हैं। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 10.28 लाख, या फिर बी में 78.76 लाख, सी 91.28 लाख, या डी 88.860 लाख, या ई क्या होगा? 43 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78.76 लाख किसानों की संख्या है। 78.76 लाख। क्लियर है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 9वीं किस्त 9 अगस्त की 9वीं किस्त 9 अगस्त 2021 को बिहार में के 78.76 लाख किसानों के खाते में भेजी गई है पैसा। ठीक है, 78.76 लाख। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 44। 17वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष नियुक्त कौन हुए हैं? तो ये हैं आपके विजेंद्र प्रसाद यादव। कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव। नो सॉरी, महेश्वर हजारी ही होंगे। 44 का आपका डी हो जाएगा, महेश्वर हजारी। महेश्वर हजारी जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। पहले अर्बन डेवलपमेंट में मिनिस्टर भी थे। अभी इनको 17वीं विधानसभा चुनाव जो हुआ है, तो आपके ये हो गए हैं कौन? महेश्वर हजारे।
और अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं विजय चौधरी। बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज का नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया। आपको बताना है, ये तो सबको पता है राजगीर में है, लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है, नीतीश कुमार ने जो नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन किया तो कब किया, ये आपको बताना है। 45 आपका हो जाएगा। यह देश का दूसरा ग्लास पुल है, याद रखिएगा, यह देश का दूसरा ग्लास पुल है और बिहार का पहला हो जाएगा इस तरह का। तो आपको बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 मार्च 2021 को। कब किए हैं उद्घाटन? 26 मार्च 2021 को नीतीश कुमार ने ओपनिंग किया है, उद्घाटन किया है। कब किया है? तो 26 मार्च 2021 को। आपका 45 का ए हो गया आंसर, ठीक है। 26 मार्च 2021 को किए हैं ग्लास ब्रिज का ओपनिंग, उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 26 मार्च 2021। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विधानसभा के 100 वर्ष पूरे हुए। विधानसभा के 100 वर्ष पूरे हुए तो ये कब हुए आपको बताना है इस ऑप्शन में देख के। 46 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 7 फरवरी 2021 को 100 वर्ष पूरे हुए विधानसभा का। कब? तो 7 फरवरी 2021 को, 7 फरवरी 2021 को ये हुआ आपका 21 को 100 वर्ष पूरे हो गए। यहाँ पहली बैठक जो हुई थी 7 फरवरी 1921 को सर वॉल्ट मोड की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी पहली बैठक विधानसभा में? तो पहली बैठक जो विधानसभा में हुई थी 7 फरवरी 1921 को सर वॉल्टर मोड की अध्यक्षता में, सर वॉल्टर मोड की अध्यक्षता में, इसीलिए 7 फरवरी 2021 को 100 वर्ष पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 1920 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे क्या है? सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे क्या है? तो ये हो जाएगा 6,11,804 करोड़। कितना हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे? 6,11,804 करोड़। 6,11,804 करोड़ क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 1920 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे कितना है? 6,11,804 करोड़ रुपया। 6,11,804 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 48 में। नवंबर 2020 के स्थिति के अनुसार बिहार में मुद्रास्फीति की दर क्या थी? तो ये हो जाएगा आपका 48 का आपका हो जाएगा 9.880, 9.80%। आपका 48 का आंसर हो गया, 48 का आंसर हो गया डी। अब देखते हैं बिहार में मुद्रास्फीति की दर कितनी रह गई? 9.80%। मुद्रास्फीति दर ग्रामीण की कितनी थी? तो 9.36 और शहर में कितना था? 12.25। गांव में 9.36 और शहर में 12.25। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू राज्य उत्पाद वाला या प्रति व्यक्ति आय जिला कौन सा होगा? तो आपका 49 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पटना बिहार का सबसे अमीर जिला है। पटना जो है बिहार का सबसे अमीर जिला है। आइए अब बात करते हैं
बजट की है। बिहार बजट 2021-22 में राज्य का रेवेन्यू सरप्लस सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना % रहा? सरप्लस रेवेन्यू सरप्लस 21-22 में कितना रहा? तो ये आपका आंसर है 1.21%। क्या हो जाएगा? 1.21%। बिहार का बजट 2021-22 में 9,195.90 करोड़ रुपया अनुमानित है। किस पे? तो घरेलू उत्पाद पे रेवेन्यू सरप्लस। आइए, बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत आपका क्या है? तो ये आपका है नलकूप। महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? नलकूप है। नहर नहीं है, छोटे नहर नहीं है, तालाब नहीं होगा, क्या होगा? नलकूप से ही ना सिंचाई। कुल नलकूपों से सिंचाई होती है लगभग 34,057.89 हजार हेक्टेयर, 3457.89 हजार हेक्टेयर सिंचाई होती है। किससे? तो नलकूप के द्वारा। तो महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो गया? नलकूप। बिहार में नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी आपका पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। नवीन जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है। 52 का आपका आंसर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पूर्णिया में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, मुजफ्फरपुर में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी और दरभंगा में भी पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। तो 52 का आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा आदि जगहों पर पाई जाती है आपकी नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। 53, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, 7.76%। क्या हो जाएगा? 7.76%। 53 का आपका आंसर हो गया सी। आइए 54, सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितना है? सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 780, 874 है क्या? चलिए 54 का आपका आंसर हो जाएगा 874 मीटर। 874 मीटर सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है 874 मीटर। 54 का आपका हो जाएगा सी। और यदि बात करें जाएगा सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई, सर्वोच्च चोटी कितना है? 874 मीटर। और औसत ऊंचाई समुद्र तल से अगर पूछे, समुद्र तल से अगर औसत ऊंचाई पूछे, औसत ऊंचाई पूछे समुद्र तल से, तो 450 मीटर। 450 मीटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 55 में है 2020 की 12वीं विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी? 17वीं विधानसभा चुनाव, सॉरी गलत है, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो हुई है उसकी निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 26 है। 55 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 55 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 17वीं बिहार विधानसभा में 26 महिला सदस्य है। नेक्स्ट आते हैं 56, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना किया? शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध धर्म का स्थापना किया। यह हो जाएगा देवपाल। देवपाल शैलेंद्र वंश के शासक थे। 56 का आपका आंसर। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था, इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। ऑप्शन 56 का सी हो जाएगा। शैलेंद्र वंश के शासक ने कौन थे? देवपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजनीति रत्नाकर,
पुस्तक के लेखक कौन है? 57 का आपका हो जाएगा चंदेश्वर। 57 का आपका हो जाएगा मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्मानीति का आधार मंडल सिद्धांतों को बताया है। तो आपका क्या हो जाएगा? राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? चंदेश्वर हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक मिथिला राजा के मंत्री थे चंदेश्वर। याद रखिएगा, मिथिला के राजा जो थे उनके मंत्री थे चंदेश्वर, उन्हीं की रचना है राजनीति रत्नाकर चंदेश्वर। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार से प्राप्त मौर्य काल के अभिलेख की लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। बिहार से प्राप्त मौर्य काल के अभिलेख की लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। 59 का आपका हो गया बिहार शरीफ, जो कि अभी आधुनिक नालंदा जिला में स्थित है। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिला में स्थित है। खैर बिहार शरीफ तो खुद डिस्ट्रिक्ट भी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है। बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं। बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित हैं? तो बिहार के शेख भिखारी अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी दी गई थी, ये 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। बिहार के शेख भिखारी संबंधित किससे हैं? 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। बिहार के शेख भिखारी 1857 के विद्रोह से संबंधित है। 60 का ए हो जाएगा। और शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। 61, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का संगठन किया था। आजाद दस्ता का संगठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। कहाँ पे? तो नेपाल में। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 61 का हो जाएगा आपका बी। नेपाल में ही आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था। बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी। विधानसभा के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? रामदयालु सिंह अध्यक्ष और अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने थे। रामदयालु सिंह बने थे अध्यक्ष और अब्दुल बारी बने थे उपाध्यक्ष। क्लियर है? 62 का हो गया आपका, रामदयालु सिंह अध्यक्ष बने थे और अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया था? नखास पिंड को चुना गया था। 63 का हो जाएगा आपका डी। 23 अप्रैल 1930 को स्वयंसेवकों का जत्था नखास पिंड पहुंचा और नमक बनाया। पटना में नमक सत्याग्रह सफल रहा। 23 अप्रैल 1930। 23 अप्रैल 1930। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 में कहाँ पे? नखास पिंड। नेक्स्ट आइए देखते हैं, जहानाबाद में किस वर्ष एक किसान सभा का संगठन किया गया? ₹64 का आपका आंसर हो जाएगा 1931 में। जहानाबाद में एक किसान सभा का संगठन किया गया। जहानाबाद में कब किया गया? 1931 में। कब किया गया? 1931 में किया गया। क्लियर है? तो 64 का आपका हो गया बी। 64 का आपका हो गया बी। और इसमें क्या हुआ था? दाना बंदी व्यवस्था से संबंधित चर्चा हुई। दाना बंदी
से व्यवस्था से संबंधित चर्चा हुई थी आपको हजारीबाग के जहानाबाद के किसान सभा में 1931 में 23 अप्रैल 1930 में नखास पिंड में नमक सत्याग्रह के आंदोलन को, नमक कानून को तोड़ा गया था जो सफल रहा था। आइए नेक्स्ट बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहां अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? ये होगा आपका आलमगंज पटना। 65 का होगा आपका सी। 65 का होगा आपका सी, आलमगंज पटना। 1620 में उन्होंने कोशिश किया, अपना सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। कहाँ? आलमगंज पटना में। ठीक है। और 65 में ही आपका एक बात और, उन्हें वास्तविक सफलता मिली। कब मिली? 1651 में वास्तविक सफलता जो मिली इन्हें 1651 में। क्लियर है? 1651 में इन्हें वास्तविक सफलता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार का। मीर कासिम ने कहां बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की? तो वो कहां की? मुंगेर। 66 का आपका हो जाएगा ए। यह कारखाना मुंगेर में स्थापित किया। अभी भी मुंगेर में ही मात्र एक कारखाना है ये बंदूकों की। अब आइए भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की बात करते हैं। वैदिक काल में चिनाब नदी को क्या कहा जाता था? वीतिस्ता। 67 का हो जाए, चिनाब नदी को कहा जाता था आस्किनी। क्या कहा था? चिनाब नदी को वैदिक काल के नाम से आस्किनी के नाम जाते थे। वैदिक काल में चिनाब नदी को आस्किनी कहा जाता था। आस्किनी माने चिनाब नदी को क्या कहा जाता था? आस्किनी। ठीक है। 67 का आपका हो गया ए। चिनाब नदी को वैदिक काल में आस्किनी कहा जाता था। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो यह सबको पता है, ये आपके महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। 68 का हो गया आपका बी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व राजगिर में हुआ था और अजात शत्रु का शासनकाल था और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। श्रेनिक की उपाधि किस मगध शासक को दी गई है? श्रेनिक की उपाधि किस मगध शासक को दी गई है? तो बिंबिसार को श्रेनिक की उपाधि दी गई है। बिंबिसार को श्रेनिक की उपाधि दी गई है। बिंबिसार को श्रेनिक की उपाधि दी गई है। क्लियर हो गया? 69 आपका। आइए 70। अशोक का धम्म महामात्रों की नियुक्ति का 70 हम लोग कर रहे हैं। धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन पंचम शिलालेख में है। कहाँ है? पंचम शिलालेख में है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन पंचम शिलालेख में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कान्व वंश का संस्थापक कौन था? सुशर्मन था। कौन था? 71 का आपका कान्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। कान्व वंश का संस्थापक कौन था? कान्व वंश के संस्थापक थे वसुदेव। 71 का आपका ए हो गया। कान्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। कौन था? वासुदेव। अच्छा, खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़, खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ शासक राणा संगा के बीच कब लड़ा गया? 72 का आपका हो जाएगा, 72 का हो जाएगा बी। 27 मार्च 1527। 27 मार्च 1527 में बाबर विजयी रहा था। 72 का हो जाएगा बी। और बाबर इसमें विजयी रहा था इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में, और राणा संगा की हार हुई थी। 27 मार्च 1527। अब देखते हैं नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति किस उद्देश्य से लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति किस उद्देश्य से की? 73 का आपका हो जाएगा सैनिक उद्देश्य से। क्या हो जाएगा? सीमित वेतन में सैनिकों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाया, जिसमें वस्तुओं के दाम नियंत्रित और स्थिर हो गए। ठीक है, सैनिक के उद्देश्य से, सैनिक के उद्देश्य से।
नेक्स्ट आते हैं 74। शेखो बाबा किस मुगल शासक का पुकारू नाम था? शेखो बाबा 74 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, जिसे अकबर शेखो बाबा भी कहता था। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, जिसे अकबर शेखो, सलीम को शेखो कह दिया, शेखो बाबा भी कहता था। कौन कहता था? अकबर। अब आइए, मराठा संभाजी ने किस विद्वान को अपना सलाहकार नियुक्त किया था? कोंडदेव थे क्या? 75 का हो जाएगा आपका ए। संभाजी के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। संभाजी ने कवि कलश को, कवि कलश को अपना सलाहकार संभाजी ने नियुक्त किया था, कवि कलश को। ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये शिशिर घोष ने की थी। 76 का आपका हो गया ए। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में की थी। शिशिर कुमार घोष ने 1868 में किया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1872 में स्थापित एक संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम था? बंग दर्शन। क्या था? बंग दर्शन। 1872 में जो इन्होंने स्थापित किया था, संपादित किया था बंगाली मासिक पत्रिका, तो इसके जो संस्थापक थे, इसकी पत्रिका का नाम था बंग दर्शन था। क्या था? बंग दर्शन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित पत्रिका थी। अब आइए, बंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? WC बनर्जी तो हुए थे, SN यही होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, KT तलंग तो होंगे ही, बजरंग देव जी होंगे, KCAS बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। क्लियर है? 78। 79 में आते हैं हम लोग। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान अपने एक कैदी का शिकार हो गया? ये था मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो। 79 का आपका हो जाएगा। 1872 में अंडमान निकोबार में मेयो की हत्या चाकू मारकर एक कैदी द्वारा कर दिया गया। ठीक है। कब कर दिया गया? 1872 में। चलिए नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य नहीं है? अमृत बाजार पत्रिका शुरू में एक बंगाली समाचार पत्र था, लेकिन 1778 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मात करने के लिए यह पूर्ण रूप से अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। बिल्कुल सही है। अच्छा, कौन सा सत्य नहीं है? यह सत्य है। हिंदू की स्थापना GS अय्यर तथा वीर राघव चारी ने किया है, यह भी ठीक है। मराठी समाचार पत्र संजीवनी की स्थापना 1893 में हुई। बम्बई टाइम्स 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा E। 80 का आपका आंसर, अरे संजीवनी नहीं हुआ था। मराठी समाचार पत्र संजीवनी, नहीं 1800, क्लियर गलत हो जाएगा आपका। 80 का C होगा आंसर। संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र द्वारा संपादित बंगाली पत्रिका है, मराठी में थोड़ी है, संजीवनी बंगाली में। ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि C आंसर हो जाएगा, असत्य है। मराठी पत्रिका जो समाचार पत्र संजीवनी है, ये बंगाली में थी। ठीक है। और बंगाली पत्रिका थी संजीवनी। चलिए क्या हो गया? आंसर C हो गया। स्वदेशी आंदोलन के क्रम में बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसने की थी? ये PC रॉय ने की थी। A। 81 का आपका ये हो जाएगा। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना PC रॉय ने की थी। ठीक है, PC रॉय ने की थी।
पीसी रॉय ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपका ये आंसर क्या हो गया? ए। 81 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। आइए 82 देखते। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी ने इसे किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? ऑपरेशन क्विक क्या? 82 का आपका हो जाएगा बी, ऑपरेशन 0 आवर कहा गया। ऑपरेशन 0 आवर क्या कहा गया? ऑपरेशन 0। 82 हो गया। अब आइए 83 पे आते हैं। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? 83 का आपका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन ने की। भारतीय सुधार संघ 83 का आपका हो गया सी। अच्छा, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय खोला? ये अड्यार में खोला था 1882 में। क्या? 84 का आपका हो जाएगा ए, अड्यार मद्रास में 1882 में खोला। देवबंद विचारधारा के किस विद्वान ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद था क्या? हाँ, अबुल कलाम आजाद आपका ए हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। 86 का आपका हो जाएगा बी, 86 का बी। 1860 में एक अल्पायु लड़की शारदा मणि से विवाह किया। रामकृष्ण परमहंस ने 1860 में एक अल्प आयु लड़की शारदा मणि से विवाह किया। अल्पायु मैंने कम आयु की लड़की शारदा मणि से विवाह किया। परमहंस भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष क्या है? ये 1925 होगा बी। 87 का आपका बी होगा। 1925 को मानवेंद्र राय था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 दिसंबर 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। आइए 88 की बात करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक नीति, मूल अधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार पारित हुआ? राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो ये होगा आपका लाहौर है क्या? 88 नहीं, कराची के अधिवेशन में। कराची के अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक नीति, मूल अधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार पारित हुआ। कराची के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 3 जनवरी 1932 में की गई थी। दूसरी सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत 3 जनवरी 1932 में की गई थी। 89 का आपका हो गया ए। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 3 जनवरी 1932 को और समाप्ति हो गया था 7 अप्रैल 1934 को। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली था क्या? चर्चिल था? एटली होना चाहिए। 90 का आपका हो जाएगा चर्चिल। विस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्टन चर्चिल। विस्टन चर्चिल थे। विस्टन चर्चिल थे। ठीक है, विस्टन चर्चिल थे। कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। कौन थे? विस्टन चर्चिल। कौन थे? विस्टन
चर्चिल थे। 90 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। 90 का सी। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। 91 का हो जाएगा आपका डी। अब हम लोग साइंस की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए अब हम लोग साइंस की ओर चलते हैं। साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का यहाँ तक हो गया 91 तक। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसने कहा था? किसकी युक्ति है? तो महात्मा गांधी की। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बड़ी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। किसने? क्या ऑपरेशन था? ऑपरेशन जीरो। चलिए साइंस चलते हैं। ये भी एक वाइटल रोल है इसका, साइंस का, इसलिए अच्छे से इसको करेंगे हम लोग। ठीक है ना। चलिए क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? 92। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्मी मीटर। क्या हो जाएगा? फर्मी मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? टैकियोमीटर, दाबांतर, अल्टीमीटर, विद्युत धारा, और जाके आपका पैरोमीटर उच्च ताप के लिए। सही है, पैरोमीटर उच्च ताप के लिए। एनीमोमीटर वायु की चाल के लिए। ठीक है, एनीमोमीटर वायु के चाल के लिए, पायरोमीटर उच्च ताप के लिए, आमीटर विद्युत धारा के लिए। लेकिन टैकियोमीटर जो है दाबांतर का नहीं होता है। आंसर ये आपका हो जाएगा, ये गलत है। तो टैकियोमीटर से क्षैतिज दूरी या लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं के त्वरण मापन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये गलत है। ये सब सही है आपका। अल्टीमीटर विद्युत धारा के लिए है, एनीमोमीटर वायु की चाल के लिए है, और पायरोमीटर जो है आपका उच्च ताप के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य करता है किस सिद्धांत पे? तो इसका सिद्धांत होता है अपकेंद्रण। क्या होता है? अपकेंद्रण होता है। अपकेंद्री बल वह बल होता है जिसके कारण किसी भी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह वह आभासी बल है जो अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। ठीक है, ये हो जाएगा 94 का। अब आइए, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ब्रह्मगुप्त जो हैं ब्रह्मा सिद्धांत की रचना की थी, और इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। 96 में आते हैं। क्या है? वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो क्लियर है कि तांबा, आपने देखा होगा तांबा अगर बाहर आती है तो उस पर ग्रीन कलर का आपने वायर वगैरह भी देखा होगा। अगर कॉपर का वायर देखा होगा तो उसमें होगा। तो तांबा के कुछ समय हवा लगने से क्या होता है? उस पर बेसिक कार्बोनेट के हरे रंग का परत चढ़ जाता है। 97 आते हैं। 97 क्या है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस क्या है? एथिलीन है। क्या है? एथिलीन। 97 का क्या हो जाएगा? डी, एथिलीन हो जाएगा, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। 98 में देखिए क्या है? विस्फोट नाइट्रोग्लिसरीन एक है। क्या है? तो आपको बताना होगा। क्या हो जाएगा? ये एक एस्टर है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक है। इसका इस्तेमाल डायनामाइट नामक विस्फोटक बनाने में। अब अभी जो देखते हैं आप, अल्फ्रेड नोबेल क्या बना है? डायनामाइट का आविष्कार किए हैं। तो एस्टर हो जाएगा विस्फोटक। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है, और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? एस्टर है। इसका उपयोग डायनामाइट नामक विस्फोटक बनाने में किया जाता है। क्लियर है? आइए अब देखते हैं। विकास का कारण है क्या है? जीने की
संघर्ष या कौशल पदार्थ या फिर पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन या फिर इनहेरिटेंस। विकास का कारण क्या है? तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। क्या है? क्रमबद्ध परिवर्तनों के माध्यम से पुरातन जीवों से नए नए जीवों की उत्पत्ति तथा उनकी जातियों का वर्गों आदि की उत्पत्ति का एक क्रम क्या है? जैव विकास का कारण है। क्या होगा? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, एडेप्टेशन। ठीक है, माने विकास का कारण है। 99 का आपका सी हो गया। आइए 100 देखते हैं। 100 में क्या है? जसता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जसता को घन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो आपका ये हो जाएगा भौतिक राशि द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बल का गुणनफल क्या है? तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी F = ma। तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण आंसर हो जाएगा आपका बी। या फिर बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। बल क्या है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, सदिश राशि है? चाल, मात्रा, तापमान, आयतन आदि क्या है? अदिश है। चाल, मात्रा, तापमान, आयतन ये सब अदिश है। सदिश क्या हो जाएगा आपका? सदिश हो जाएगा बल। बल क्या है? सदिश ये आयतन क्या हो जाएगा? ये आपका सदिश राशि हो जाएगा आयतन। 103 का आपका हो जाएगा डी। चलिए, 1 किलोमीटर का तात्पर्य किससे है? तो वो हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 किलोमीटर का बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर। चलिए अब आते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका? A = V - U/T ये हो जाएगा। या फिर V = U + AT ये भी रहेगा। तो मार दीजिएगा V = U + AT। क्लियर है? यानी कि A = इसलिए क्या हो जाएगा? A = V - UT/T। ठीक है, A = V - U/T। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उपरोत्तर यानी सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन ये हो जाएगा आपका 107 का एस्ट्रोन। एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंग फीमेल हार्मोन है। एस्ट्रोन क्या है? एस्ट्रोन एक फीमेल हार्मोन है। एस्ट्रोन एक फीमेल हार्मोन है। अब नेक्स्ट, मानव के शरीर में निम्नलिखित में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब निषेचित करती है? तो डिम्ब वाहिनी नली में करेगी। किसमें करेगा? यानी कि डिम्ब वाहिनी नली में निषेचित करता है, यानी कि बी हो जाएगा, डिम्ब वाहिनी नली में। नेक्स्ट है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है। कहाँ पे करता है मानव हार्मोन इंसुलिन को उत्पन्न? अग्नाशय में करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। 109 का आपका भी। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं या फिर आइलेट्स ऑफ हैंगरलैंस की बीटा कोशिका द्वारा होता है। बीटा कोशिका द्वारा अग्नाशय में।
10 में 110 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो आपका 110 का क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम नहीं है आवश्यक, मैग्नीशियम चाहिए ही, पोटेशियम चाहिए ही, कैल्शियम चाहिए ही, सोडियम नहीं चाहिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल का पौधा है? जावा नहीं होगा, रोसा नहीं होगा, गूगल नहीं होगा, रतनजोत, यानी 111 का आपका हो जाएगा रतनजोत को ही हम लोग बोलते हैं जेट्रोफा। क्या बोलते हैं? जेट्रोफा। यही है जो डीजल का उत्पत्ति होता है, जेट्रोफा नाम से वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है, रतनजोत या जेट्रोफा। ठीक है, साइंस का हम लोगों का काम अभी खत्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग राज्य व्यवस्था पॉलिटी की ओर। पॉलिटी हम लोग अब देखेंगे अभी से। क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का संबंध में दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में, संविधान के 7वें अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में विधि यानी लॉ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो जापान से ली गई है। तो 113 का हो जाएगा डी, और इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में वर्णित है। जापान से संविधान ली गई है। संविधान विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित कर दंडित नहीं किया जाएगा? मतलब आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में ये बताया गया है कि एक ही जुर्म के लिए, एक ही अपराध के लिए किसी एक व्यक्ति को 2 बार उसे दंडित या अभियोजित नहीं किया जा सकता है। इसका वर्णन आपका आर्टिकल 22 में है। आर्टिकल 22 114 का आपका ए हो गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, सर्वोच्च न्यायालयाधीश का अवकाश ग्रहण करने की आयु क्या है? तो 62 वर्ष है। तो आपका बी हो जाएगा, यानी 115 का, वैसे पहले कितना था? 16 था, अब हो गया है 65 अमेंडमेंट के बाद। ठीक है ना, तो अभी आंसर आपका ये होगा, पहले था यही, अब कितना हो गया है? सर्वोच्च, अच्छा सर्वोच्च न्यायालय, हम सोच लिए उच्च, सर्वोच्च न्यायालयाधीश की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष तक है। ठीक है, 65 वर्ष, या फिर यह अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। ये भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु सीमा 65 वर्ष है, और यह अवकाश प्राप्त करने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 148 में है। क्लियर है? तो 116 का आपका हो गया बी, अनुच्छेद 48 में भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। क्लियर है? किसी संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 12वां, शायद नहीं 10वां संशोधन, 117 का आपका हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली बस्ती दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई है। आपका हो गया, क्या हो गया? तो 10वां संविधान संशोधन, 117 का बी हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाल की बस्ती थी दादर नागर हवेली को वो किया गया है। वर्तमान में लोकसभा का गठन किस जनगणना के आधार पे किया गया है? तो ये 1971 के शायद, हाँ, वर्तमान में लोकसभा का गठन जो किया गया है 1971 के जनगणना के आधार पे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? लेखानुदान क्या है? लेखानुदान क्या है? तो लेखानुदान
मतलब कहता है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान होता है। बजट पारित में अगर लंबित रह जाता है होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखादान, यानी कि विशेष परिस्थिति में जब विनियोग विधेयक पारित न हुआ हो और इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए अतिरिक्त वित्त आवश्यकता हो तो संसद द्वारा जो अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लेखानुदान के रूप में वित्तीय कामकाज निपटाने के लिए धन प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान अनुच्छेद संसद सरकार को अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लेखानुदान के रूप में वित्तीय कामकाज करने का परमिशन देता है। वो कहाँ अंकित है? आर्टिकल 116 में, 116 में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 120। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों, संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका 120 का आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 ये करता है। अब मैथ को अभी मैं छोड़ता हूँ, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। मैथ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था यानी 131 में क्या है? 8 जनवरी 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण 586.1 मिलियन $। 131 का ए हो जाएगा, पहुंच गया है। 32 का देखिए, आर्थिक समीक्षा 2020-21 भारत सरकार के अनुसार सितंबर 2020 तक सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडारण धारक में विश्व में भारत का 5वां होना चाहिए। 132 हाँ, शुभारंभ बहरीन है। 132 का आपका हो जाएगा 20 सितंबर 2020 की समाप्ति तक चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा धारक है, 5वां, यानी 132 का आपका हो जाएगा बी, 5वां। नेक्स्ट देखिए, जून 2021 में भारत ने किस देश में भारतीय आम मैंगो संवर्धन, तो ब्रिटेन हो जाएगा आपका। 133 का आपका बी, आम संवर्धन शुभारंभ किया है बहरीन में। संवर्धन, मैंगो संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया है भारत ने बहरीन में, और भेजा कहाँ है? यूके, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो जून 2021 भारत ने किस देश में भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो 133 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि बहरीन। आइए नेक्स्ट देखते हैं 134। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने कितने मिलियन टन का समुद्री उत्पाद निर्यात किया है? तो ये हो जाएगा 11,49,341 मैट्रिक टन, मिलियन टन, 11,000 हो गया। अप्रैल 2021 में भारत ने कुल कितने अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया है? अप्रैल 2021 में भारत ने कुल कितने अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया है? तो हो जाएगा 6.24 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया है। 135, 6.24 अरब डॉलर। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसकी योजना को गांधीवादी योजना के नाम से जाना जाता है? विश्वेश्वरैया का, यानी बी। 136 का हो जाएगा डी, मतलब श्रीमन्नारायण का, श्रीमन्नारायण, डी हो गया 136 का डी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुई है? तो ये हो जाएगा द्वितीय, 137 का बी। स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सितंबर 1956, सितंबर 1956
1956, ठीक है, सितंबर 1956 में इसकी गठन हुई है। गांधी योजना के नाम से जाना जाता है क्या? श्री मन्ना रायन के एक योजना निर्मित की जिसे गांधी 1944 में। चलिए अब आइए द्वितीय पंचवार्षिक का सितंबर और दिसंबर। ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? ब्राउन क्रांति तिलहन से है क्या? 138 का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से है। ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से संबंधित है। 119 का 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका कपास, डी 139 का डी, कपास खरीफ फसल है, रबी फसल नहीं है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई है 1996 में हुई है, आपका 1996 में हुई है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक विकास बैंक। 141 का 142। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य और व्यापार पर मौलिक रूप से निजी स्वामित्व जिन्हें सरकार ने लिया है, या वाणिज्य एवं व्यापार पूंजीगत। 142 का क्या हो जाएगा? बी, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। माने सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। माने सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। 142 का हो गया आपका बी। आइए 143 देखते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? 143 क्या रहेगा? इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। नेक्स्ट देखते हैं विविध में, ग्रे बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो आंसर हो जाएगा बेल्जियम और जापान दोनों का हो जाएगा, ई हो जाएगा। 144 का ई, बेल्जियम और जापान की प्रकाशन का ये प्रकाशन या रिपोर्ट है। तास किस देश की समाचार एजेंसी है? तास है आपकी, तास रूस देश की समाचार एजेंसी है। क्लियर? 145। 156 नेपियर संग्रहालय कहाँ स्थित है? नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है। सिनेमा का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। 147 का बी, सिनेमा का जन्म 1885 में पेरिस में हुआ, याद रखेंगे 1885 में पेरिस में हुआ, ठीक है, पेरिस हो जाएगा आंसर आपका इसमें। 1885 में पेरिस में हुआ, सिनेमा का जन्म पेरिस में हुआ 1885 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता की स्थापना कब हुई है? 148 का आपका बी हो जाएगा, 1972 में हुई है। 1972 राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता की स्थापना हुई है 1972। 148 हो गया। 149 में आइए, भारतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। भरतनाट्यम 149 का बी, भरतनाट्यम तमिलनाडु की नृत्य शैली है, तमिलनाडु की नृत्य शैली है, भरतनाट्यम तमिलनाडु की नृत्य शैली है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन स्थित है, ये कोलकाता में होगा। 150 का ए,
राष्ट्रीय एटलस अभिषेक मंच संगठन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ये आपका टोटल आपका 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें केवल हम मैथ को छोड़े हैं, बाकी आपका सारा हो गया। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी छात्र नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को जरूर शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। कभी भी हाइड कर करके मत देखिए, केवल मैथमेटिक्स को छोड़ा हूँ, आप क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आप लोग कमेंट जरूर करें कि एक्सप्लेनेशन करना है या नहीं करना है। और दूसरी बात, बिहार के बारे में भी सब्सक्राइबर व्यू भी अच्छा नहीं आता है तो वीडियो बनाने की इच्छा नहीं, लाइक जरूर कीजिए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, सब जगह शेयर कीजिए ताकि व्यू भी मेरा बढ़े। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।